This video series covers the entire syllabus of Paper 3 Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics of CA Foundation exams. All the videos are absolutely free of cost. All you have to do is purchase scanner published by Shuchita Prakashan Private Limited as it is being referred in these videos. The link for purchasing scanner is given in the description below. Thank you for choosing Scanner classes. Happy learning. चलो सर, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एक्सियोमैटिक और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्सियोमैटिक और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आप लोग एक बार उसको इग्नोर करो। आप ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोवाइडेड दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अगर इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तभी ऐसा होगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्योंकि अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं मतलब उनके इंटरसेक्शन तो नल सेट है। ठीक है, मतलब उनका इंटरसेक्शन जो है वो एक नल सेट है। जाहिर सी बात है, आपका जो अल्टीमेट फॉर्मूला है वो यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद करो, ये हम लोग सेट थ्योरी में भी बहुत यूज करते थे। ठीक है, अगर हमें ए यूनियन बी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग करते थे उसमें इन फॉर्मूला का हम लोगों ने बहुत यूज किया है। वहां पर बस प्रोबेबिलिटी हटा के हम लोग ए यूनियन बी करते थे, दैट्स इट। ठीक है, तो वहां पर हम लोग करते थे कि वहां पर हम लोग कार्डिनल नंबर्स करते थे, प्रोबेबिलिटी की जगह पर वहां पर हम लोग कार्डिनल नंबर्स करते थे कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर कोई दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, अगर कोई दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं मतलब उनके इंटरसेक्शन जो है वो एक नल सेट है, तो ए यूनियन बी आपका जीरो आएगा। ठीक है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी जीरो आएगी। इसलिए हम कहते हैं कि अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हो कि P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। ठीक है, सिर्फ इसलिए तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए काम करेगा। अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो आओ जल्दी से एक बार इन पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को डील करेगा, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को डील करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आ जाओ इधर, ये देखो, अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अपनी जो सैंपल स्पेस है मतलब जो अपना यूनिवर्सल सेट है उसका कार्डिनल नंबर कितना है? 25। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इज 25। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 4 और 7? ठीक है, इट वुड बी डिविजिबल बाय 4 और 7। हमें या तो एक ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से डिविजिबल हो या तो ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, क्या कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो 7 और 4 दोनों से डिविजिबल हो सकते हैं? ठीक है, मैं कह रहा हूं कि क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 7 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो? यस। कैसे? अगर कोई नंबर 28 से डिविजिबल होगा, अगर कोई नंबर 28 से डिविजिबल होगा तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा और 7 से भी डिविजिबल होगा। प्रूव करके दिखाओ। ये देखो, सपोज 28 7 इंटू 7 196। ठीक है, तो मतलब 196 एक ऐसा नंबर है जो कि 28 से डिविजिबल है। ठीक है, मैं कह रहा हूं 196 एक ऐसा नंबर है जो कि 28 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो 198 4 से डिविजिबल होगा, डेफिनेटली होगा। ये देखो, अरे 196 था क्या? हाँ 196 था। ठीक है, 196 है ना? हाँ, तो 198 थोड़ी है, 196 आपका 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और 196 7 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 196 आपका 4 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा। कैसे आया ये 28 क्यों आया? ठीक है, मैंने कहा था कि कोई भी नंबर अगर 28 से डिविजिबल होगा तो वो 4 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा। सर ये 28 इज नथिंग बट द एलसीएम ऑफ 4 एज वेल एज 7। ठीक है, 7 और 4 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है 28। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर 28 से डिविजिबल होगा तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा और 7 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो हमारा जो सैंपल स्पेस है उसमें तो फर्स्ट 25 नंबर्स हैं।
हमारा जो सैंपल स्पेस है उसमें फर्स्ट 25 नंबर्स हैं, तो 25 से कम क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है जो कि 28 से डिविजिबल हो? पॉसिबल ही नहीं है। 25 से अंदर, 25 के अंदर 1 से लेकर 25 के बीच में क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि 28 से डिविजिबल हो जाए? नहीं। ठीक है, तो अगर आप 25 के अंदर कोई भी नंबर रैंडमली पिक करते हो तो या तो वो 4 से डिविजिबल होगा या तो वो 7 से डिविजिबल होगा, वो दोनों से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। वो दोनों से डिविजिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि 25 के अंदर कोई भी नंबर 28 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? मैंने कहा अगर कोई नंबर 28 से डिविजिबल होगा तो मतलब वो 4 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा। 28 कहां से आया? 7 और 4 का एलसीएम आया। ठीक है, अब हमें अपनी सैंपल स्पेस में देखना है। हमारी सैंपल स्पेस में फर्स्ट 25 नंबर्स हैं। ठीक है, हमारी सैंपल स्पेस में फर्स्ट 25 नंबर्स हैं। अगर इन 25 नंबर्स में से आपने कोई भी नंबर पिक किया तो क्या वो 28 से डिविजिबल होगा? नहीं, वो नंबर तो 25 से भी छोटा है, 28 से बड़ा होगा तभी तो वो 28 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर कोई नंबर 28 से डिविजिबल नहीं होगा तो मतलब वो 4 और 7 दोनों से डिविजिबल नहीं हो सकता। या तो वो 4 से डिविजिबल होगा या तो 7 से डिविजिबल होगा या तो इन दोनों में से किसी से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अपनी सैंपल स्पेस में से अगर आपने कोई नंबर पिक किया तो या तो वो 4 से डिविजिबल होगा या वो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, दो इवेंट्स जो हमारे हैं या तो एक होगा या तो दूसरा होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 4 और 7 दोनों से डिविजिबल हो गया तब तो मतलब वो दोनों साथ में हो गए ना, और अगर ऐसा हो गया तो मतलब ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं। मतलब ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मैं अभी यही डिसाइड कर रहा था कि क्या ये दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि ये जो इवेंट्स हैं ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, कैसे? देखो, let A be the event that the number is divisible by 4, B be the event that the number is divisible by 7. ठीक है, let's find out if there is any number which is divisible by both 4 as well as 7. The LCM of 4 and 7 is 28. Therefore, any number divisible by 28 is divisible by 4 as well as by 7. However, our sample space contains numbers only up to 25. Therefore, in our sample space, there cannot be any number which is divisible by 4 as well as by 7. ठीक, hence the events A and B are mutually exclusive. और अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो we'll use a formula P of A union B is equal to P of A plus P of B. ठीक है, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब 1 से लेकर 25 तक ऐसे नंबर्स जो कि 4 से डिविजिबल हैं। ठीक है, योर A इज द इवेंट दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4? A का एक सेट बना लो बहुत आराम से, 25 के अंदर ही करना है। तो 4, 8, 12, 16, 20 और 24। ठीक है, इसका कार्डिनल नंबर आ गया 6। 1 से 25 के बीच में देयर आर 6 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। ठीक, फिर 7 वाले देखना है तो 7 के लिए 3 नंबर्स आए, 7, 14 और 21, तो इसका कार्डिनल नंबर आ गया 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल लिया आपने 6/25, प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाल लिया आपने 3/25। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी दैट आइदर A और B अकर्स कैसे बनती है? A यूनियन B से। A यूनियन B क्या होता है? या तो A होगा या तो B होगा, दोनों का टोटल होता है वो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B 9/25। तो अगर आपने 1 से 25 के बीच में कोई भी नंबर रैंडमली पिक किया, अगर आपने 1 से 25 के बीच में कोई भी नंबर रैंडमली पिक किया तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल आइदर बाय 4 और बाय 7 इज 9/25। ठीक है, आइदर A और B की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? A यूनियन B। A यूनियन B का यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? A प्लस B वाला। क्यों? क्योंकि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो A इंटरसेक्शन B एक नल सेट है और मतलब 0 है। ठीक, ये था। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A number is selected at random from the first 1000 natural numbers. 1000 है अपना sample space अब. What is the probability that it would be a multiple of 5 or 9? ठीक है, what is the probability that it would be a multiple of 5 or 9? ठीक है, तो अगेन हम लोग देते हैं क्या ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? क्या ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? 9 5s 45, मतलब 5 और 9 का जो LCM है वो क्या है? 45 है। ठीक है, तो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 45,
if a number is divisible by 45, that means it is divisible by 5 as well as by 9. ठीक है, तो 1000 के अंदर अगर हमने कोई ऐसा नंबर उठाया जो कि 45 से डिविजिबल है, 1000 के अंदर ऐसे कई सारे नंबर्स होंगे जो 45 से डिविजिबल होंगे. ठीक है, तो वो नंबर जो होगा वो 5 से भी डिविजिबल होगा और वो 9 से भी डिविजिबल होगा. तो यहां पर हमारे जो दो इवेंट्स हैं, ए हमारा इवेंट होगा दैट द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और बी हमारा इवेंट होगा दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9. तो ये दोनों इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे. ये दोनों इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे बिकॉज अगर आपने सपोज 45 ही उठा लिया तो 45 इज डिविजिबल, 45 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल एज ऑफ 9. ठीक है, तो यहां पर क्योंकि आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है इसलिए आपको यूज करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, तो आ जाओ देखो, वी हैव कार्डिनल नंबर ऑफ द यूनिवर्सल सेट 1000. ठीक, if a number is multiple of 5 that means it is divisible by 5. If a number is a multiple of 9 that means it is divisible by 9. Let A be the event that the number is divisible by 5. Let B be the event that the number is divisible by 9. ठीक है, let's find out if there's any number which is divisible by both 5 as well as 9. The LCM of 5 and 9 is 45. Therefore, any number divisible by 45 is divisible by 5 as well as by 9. Our sample space contains numbers up to 1000 rupees. Therefore, in our sample space, there will be many numbers which are divisible by 5 as well as by 9. Therefore, the events A and B are not mutually exclusive. ठीक है, these events are not mutually exclusive. Therefore, we'll use a formula probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ठीक, A intersection B denotes the event that the number is divisible by 5 as well as by 9. 5 as well as by 9. ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में यहां तक हम लोगों ने जो किया था वो एकदम सब कुछ सेम टू सेम किया था एक्सेप्ट कि हमारा जो वहां पर सैम्पल स्पेस था वही 25 था, तो 28 तक जाना पॉसिबल नहीं था, तो आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए थे. उसके बाद आपको एक एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी. ठीक है, आपको अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो निकालनी होगी. ठीक है, उसके लिए आपको कार्डिनल नंबर ऑफ ए निकालना होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ बी निकालना होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा. ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में तो बहुत छोटी सी सैंपल स्पेस थी, हम लोगों ने एक सेट ही बना लिया था कि नंबर 4 से डिविजिबल है, तो 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24. ठीक है, तो हमारे 6 नंबर्स ऐसे हो गए थे जो कि 4 से डिविजिबल है. अब यहां पर 1000 तक जाना है, यहां पर 1000 तक जाना है, तो नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय ए पर्टिकुलर नंबर टिल 1000 किस तरह से निकलेगा, इस तरह से. नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5, 1000 डिवाइडेड बाय 5 200, एक होल नंबर आया, मतलब 1000 के अंदर 1 से लेकर 1000 के अंदर 200 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं. ठीक है, अंडरस्टैंड. 1 से लेकर 1000 तक there are 200 numbers which are divisible by 5. ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ इवेंट ए आ गया आपका 200. कार्डिनल नंबर ऑफ इवेंट ए आ गया 200. ठीक, नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 9 आपने किया 1000 डिवाइडेड बाय 9, आंसर आया 111.111111. ठीक है, आप डेसिमल पोर्शन इग्नोर करोगे, 0.11 वाली चीज इग्नोर करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 111. आप डेसिमल इग्नोर करोगे. ठीक है, डेसिमल इग्नोर करो, 111 मतलब 1 से लेकर 1000 के बीच में 111 नंबर्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली 9 से डिविजिबल हैं, जो कि कंप्लीटली 9 से डिविजिबल हैं. ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी आ गया आपका 111. ठीक है, अब नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बोथ बाय 5 एंड 9, तो आप 45 से डिवाइड करके देखो, आंसर आया 22.22. अगेन डेसिमल पोर्शन इग्नोर करो तो 22 आया. मतलब ऐसे नंबर्स 1 से लेकर 1000 के बीच में 22 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 5 और 9 दोनों से डिविजिबल हैं. क्यों? क्योंकि वो नंबर्स 45 से डिविजिबल हैं. तो बेसिकली 1 से लेकर 1000 के बीच में 22 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 45 से डिविजिबल है, और अगर 45 से डिविजिबल है मतलब वो 5 और 9 दोनों से डिविजिबल है. ठीक है, अब हमारे पास कार्डिनल नंबर्स आ गए तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हम लोग निकाल सकते हैं.
ठीक है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.289। ठीक, तो probability that either A or B happens is 0.289. Probability that the number is either divisible by 5 or 9 is 0.289. Next question देखो, the probability that an accountant's job applicant has a BCom degree is 0.85. इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कोई बंदा है उसने अकाउंटेंट की जॉब के लिए किसी कंपनी में अप्लाई किया है, वो किसी कंपनी के पास गया और उसने कहा कि सर मैं आपके यहाँ पर अकाउंटेंट की नौकरी करना चाहता हूँ। कंपनी वालों ने कहा कि क्या डिग्री है तुम्हारी, कहाँ तक पढ़े हो, तो उसने कहा सर बीकॉम किया है। ठीक है, ये मतलब है। तो प्रोबेबिलिटी दैट एन अकाउंटेंट्स जॉब एप्लीकेंट मतलब जिस बंदे ने अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया है उसके पास बीकॉम की डिग्री है, इसके चांसेस 85% हैं, इसके चांसेस 85% हैं। ठीक है, अधिकतर लोग जो अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनके पास बीकॉम की डिग्री तो होती ही होती है। तो 85% चांसेस ऐसे हैं कि अगर कोई अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसने बीकॉम तो किया ही होगा। ठीक है, दैट इज अ CA इज 0.30, दैट इज अ CA इज 0.30। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई करने वाला बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसकी चांसेस 30% है। ठीक है, अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई करने वाला इंसान एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 30% एंड दैट इज बोथ बीकॉम एंड CA इज 25%। ठीक है, इज 25%। आउट ऑफ 500 एप्लीकेंट्स हाउ मेनी वुड बी बीकॉम और CA। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 500 लोगों में से ऐसे कितने होंगे जो बीकॉम है या तो CA है। ठीक है, या तो बीकॉम है या तो CA है। आप लोगों को एक बात और बता दूं मैं, जहां पर भी आइदर लिखा होता है ना, आइदर और इसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, आइदर और का मतलब होता है यूनियन, और जहां पर भी बोथ लिखा होता है उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इफ वी डिनोट ए एज द इवेंट के अकाउंटेंट जॉब एप्लीकेंट के पास बीकॉम डिग्री है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 0.85। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 0.85। ठीक है, और B को हम डिनोट करते हैं कि अकाउंटेंट जॉब एप्लीकेंट के पास CA की डिग्री है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 0.30। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 0.85, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 0.30। ठीक है, और बीकॉम और CA दोनों है, मतलब B इंटरसेक्शन C, मतलब A इंटरसेक्शन B। ठीक है, A इंटरसेक्शन B, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.25। ठीक है ना, आपके पास 500 एप्लीकेंट्स हैं, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ द यूनिवर्सल सेट इज 500। कार्डिनल नंबर ऑफ द यूनिवर्सल सेट इज 500। आ जाओ इसको देखते हैं और समझ में आएगा। वी हैव कार्डिनल नंबर ऑफ द यूनिवर्सल सेट 500। लेट B be the event that the applicant has a BCom degree। अच्छा, मैंने AB लिया था, मैंने यहाँ पर जब ये बुक लिखी थी तो BC कर दिया था। ठीक है, तो लेट C be the event that the applicant has a CA degree, right? Then B intersection C is the event that the applicant has both BCom as well as CA की डिग्री। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब होता है both, either और का मतलब होता है यूनियन। Okay, therefore probability of B is 0.85, probability of C is 0.30, probability of B intersection C is 0.25। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि बीकॉम या CA। ठीक है, आइदर और पूछा है, मतलब क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो है नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि किसी के पास बीकॉम और CA दोनों की डिग्री हो। ठीक है, और ये जो आपका इंटरसेक्शन वाला सेट है इसकी प्रोबेबिलिटी है अगर ये 0 होता तब हम कहते हैं कि हाँ ठीक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट ए म्यूचुअली, दीज टू आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये देख लो आप, ये हो गया, इसको आपको बस अप्लाई कर देना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C क्या आ जाएगा, 0.85 प्लस 0.30 माइनस 0.25, दिस इज 0.90। ठीक है, अभी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है, क्वेश्चन ने हमसे नंबर पूछा है, हाउ मेनी वुड बी बीकॉम और CA। क्वेश्चन ने हमसे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं कहा है कि 500 में से किसी रैंडम को उठाओगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो या तो बीकॉम होगा या तो CA होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि 500 में से कितने लोग ऐसे हैं, 500 में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो बीकॉम है या तो CA है। ठीक है, तो अब देखो प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ B यूनियन C अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ S, और कार्डिनल नंबर ऑफ B यूनियन C ही तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है।
कार्डिनल नंबर ऑफ बी यूनियन सी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि बी यूनियन सी, आइदर बी कॉम और सी ए, उसका वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मतलब कार्डिनल नंबर्स। तो P ऑफ बी यूनियन सी ये 0.90 आ गया, तो इससे आप ये निकाल सकते हो। तो 450 ऐसे लोग हैं, 450 एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनके पास या तो बी कॉम है या तो सी ए है, ठीक है। ये बहुत आराम से आप लोग सॉल्व करके इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी इज 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज 1/2, what is the probability that out of the two events a and b only b would occur? अच्छा, only b का मतलब क्या हो गया, b माइनस a, ठीक है। ये जैसे probability of a माइनस b दिया हुआ है, a माइनस b का क्या मतलब होता है, only a, b माइनस a का क्या मतलब हुआ, only b, ठीक है। तो probability that only b occurs is denoted by probability of b minus a, ठीक है, और and is given by probability of b minus probability of b intersection a, ठीक है, minus probability of b intersection a, ठीक। अच्छा, similarly probability that only a occurs is denoted by probability of a minus b and is given by probability of a minus probability of a intersection b, ठीक है। तो अब हमारे पास probability of a minus b दिया हुआ है, probability of a दिया हुआ है, probability of b दिया हुआ है, तो क्या हम probability of a intersection b निकाल सकते हैं? Yes, देखो, therefore we have probability of a minus b is equal to probability of a minus probability of a minus b, तो probability of probability of a intersection b, probability of a minus b की जगह हमने ये पुट किया 1/5, probability a की जगह हमने 1/3 पुट किया, तो probability of a intersection b निकल के आ गई 2/15, ठीक है। probability of a intersection b निकल के आ गई 2/15। अब चाहे इसको probability of a intersection b बोलो, चाहे उसको b intersection a बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है। चाहे a इंटरसेक्शन b लिखो, चाहे b इंटरसेक्शन a लिखो, बात तो एक ही है। तो बस अब प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस a निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ b हम लोगों को दी हुई है क्वेश्चन में हाफ, और b इंटरसेक्शन a की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं 2/15, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसके बाद देखेंगे ऑप्शंस में पुट करके, तो ऑप्शन ए 11/30 क्या 0.37 आ रहा है, अपेरेंटली आ रहा है। तो ऑन कैलकुलेटर 11/30 इज 0.37, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक बार मैंने गो थ्रू करवा दिया, आप लोग इसको एक बार कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में 3 इवेंट्स हैं हमारे पास, तो एक बार वापस ऊपर आ जाओ जहां पर हम लोगों, जहां पर क्वेश्चन 11 से पहले जहां पर ये शुरू हुआ था एक्सियोमैटिक और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहां पर इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे, उसमें थ्योरम नंबर 4 देखो, थ्योरम नंबर 4 देखो। For any 3 events A, B and C, the probability that at least one of the events occurs, at least one मतलब either A और B और C, ठीक है। at least का मतलब हो गया वही either और either और किससे निकलता है, यूनियन से निकलता है। both किससे निकलता है, इंटरसेक्शन से निकलता है। all the events simultaneously occur किससे निकलता है, इंटरसेक्शन से निकलता है। either और किससे निकलता है, यूनियन से निकलता है। at least one का वही मतलब हो गया either और, तो यूनियन से निकलता है। तो अगर आपके पास 3 इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं, 3 इवेंट्स जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं, तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स अकर्स इज गिवन बाय ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सर अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते तो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकलता, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी भी 0 होता, ए इंटरसेक्शन सी भी 0 होता, ये भी 0 होता और ये भी 0 होता, सब कुछ 0 होता। अगर सारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते तो इंटरसेक्शन में तो कोई चीज़ आती ही नहीं, तो इंटरसेक्शन 0 होता, ठीक है। ये वाली चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हुई है थ्योरम नंबर 2 में कि फॉर एनी केस ग्रेटर दैन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब कितने भी आप ले लो, अगर सारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, जहां तक भी आप ले जाना चाहते हो वो ऐसे ही होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर 3 इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो आइदर ए और बी मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स, उसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकलेगी। अब आ जाओ क्वेश्चन 15 पर, ये रहा। There are 3 persons A, B and C having different ages.
द प्रोबेबिलिटी दैट ए सर्वाइव्स अनदर 5 years इज 0.80, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 80. बी सर्वाइव्स अनदर 5 years इज 0.60, तो पी ऑफ बी हो गया 0.6. सी सर्वाइव्स अनदर 5 years इज 0.50, तो सी हो गया 0.5. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो गया 0.5. प्रोबेबिलिटीज दैट ए एंड बी सर्वाइव अनदर 5 years इज 0.46. ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है, ए एंड बी का मतलब बोथ, तो ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मतलब क्लियरली ए और बी एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, ठीक है. ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मतलब ए और बी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है. बी एंड सी सर्वाइव अनदर 5 years इज 0.32, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई बी इंटरसेक्शन सी की. एंड ए एंड सी सर्वाइव अनदर 5 years इज 0.48, तो ए और ए इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी ये आ गई. The probability that all these 3 persons survive another 5 years is 0.26. मतलब probability of A intersection B intersection C is 0.26. Find the probability that at least one of them survives another 5 years. At least one मतलब union. तो सारा डेटा आपके पास है. Straight away simple application, एकदम direct application of formula है. Solution मैं दे चुका हूँ, इसको आप लोग कर सकते हो. चलो सर, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड कंपाउंड थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है. तो मैं आपको बताता हूँ. इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनमें किसी एक इवेंट की वजह से किसी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता. आई रिपीट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनमें किसी एक के होने पर दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, A bag consists of 5 red balls and 4 white balls. एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल्स पड़ी हुई हैं और 4 वाइट बॉल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है. अब बुक छोड़ दो, मैं जो बता रहा हूँ उसको इमेजिन करो और समझो, ठीक है. 5 रेड बॉल्स हैं, 4 वाइट बॉल्स हैं. मैं आपसे कह रहा हूँ कि रेड बॉल के एक कोई बॉल ड्रॉ करो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल दैट यू ड्रू इज अ रेड बॉल, ठीक है. मैं कह रहा हूं आप उस बैग में से कोई भी एक बॉल निकालो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो बॉल आपने निकाली वो रेड बॉल हो. आप कहोगे ठीक है 5/9, सिंपल सी बात है. 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, 5 रेड बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स कितनी है 9, तो 5/9 उसकी प्रोबेबिलिटी है. मैंने कहा ठीक, बहुत अच्छी बात है. अब आप इस बॉल को वापस बैग में रख दो और अब आप एक और बॉल निकालो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अब जो बॉल आपने निकाली वो व्हाइट बॉल हो, वो व्हाइट बॉल हो, तो आप क्या कहोगे 4/9, ठीक है. आई रिपीट, मैंने पहले कहा कि एक बॉल निकालो, रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहोगे 5/9. मैंने कहा ठीक, ये बॉल वापस डाल दो. अब मैं कह रहा हूं एक बॉल निकालो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बॉल व्हाइट बॉल होगी, तो आप कहोगे 4/9, ठीक है. अच्छा, खत्म बात. मैं कह रहा हूं फिर से बॉल डाल दो. अब आपके पास अगेन फिर से क्या है, एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 4 वाइट बॉल्स हैं, राइट. अब मैं कह रहा हूं कि एक बॉल निकालो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये एक वाइट बॉल हो, तो आप कहोगे 4/9, ठीक है. पहले मैंने आपसे पहले रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, उसके बाद व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी थी. अब मैं कह रहा हूं कि पहले ही रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या बोलोगे 4/9. अभी पहले भी 4/9 ही आई थी, ठीक, कोई बात नहीं. बॉल वापस डाल दो, अब एक और बॉल निकालो, रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आप कहोगे 5/9, ठीक है. मतलब क्या हो रहा है कि हम चाहे व्हाइट बॉल पहले निकालें, चाहे हम रेड बॉल पहले निकालें, चाहे हम व्हाइट बॉल बाद में निकालें, चाहे हम रेड बॉल बाद में निकालें, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहे आप पहले निकालो चाहे बाद में निकालो 4/9 ही रहेगी. व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/9 ही रहेगी, चाहे व्हाइट बॉल पहले निकाल लो चाहे आप व्हाइट बॉल बाद में निकाल लो, ठीक. रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/9 ही रहेगी, चाहे पहले निकालो चाहे बाद में निकालो. तो ये दोनों इवेंट्स होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक. देखो, a bag consists of 5 red balls and 4 white balls. Let A be the event that a red ball is drawn and B be the event that a white ball is drawn. Take, now a ball is drawn. The probability of event A, that is the red ball is drawn, is 5/9. Take, red ball निकालने की probability 5/9. Now the ball is put back in the bag and once again a ball is drawn. Now the probability of event B, that a white ball is drawn, is 4/9. ठीक है. Now let's start with our experiment all over again.
A bag consists of 5 red balls and 4 white balls. Same. Let A be the event that a red ball is drawn and B be the event that a white ball is drawn. Now a ball is drawn. The probability of event B, that is a white ball is drawn, is 4/9. ठीक है, यहां पर हम लोगों ने B को बाद में देखा था तो इसकी probability 4/9 आई थी. ठीक है, ऊपर हम लोगों ने B को बाद में देखा था, A को पहले देखा था. यहां पर हम लोग B को पहले देख रहे हैं. यहां पर हम लोग B को पहले देख रहे हैं. ठीक है, यहां पर हम लोग B को पहले देख रहे हैं. 4/9 तब भी आया था, 4/9 अब भी आया. नाउ द बॉल इज पुट बैक इन द बैग एंड वंस अगेन अ बॉल इज ड्रॉन. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, दैट इज अ रेड बॉल इज ड्रॉन, इज 5/9. ठीक है, ऊपर हम लोगों ने A को पहले देखा था, यहां पर हम लोग A को बाद में देख रहे हैं. चाहे हम A पहले देखें चाहे बाद में देखें, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है. सिमिलरली चाहे हम B पहले देखें चाहे बाद में देखें, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है. We can see above that whether we calculate the probability of the red ball first or the white ball first, it doesn't make any difference. In other words, the probability of one event is not getting affected because of happening of the other event. Such events are known as independent events. ठीक है, such events are known as independent events. तो अगर किसी एक इवेंट की हैपनिंग पर दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स. डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, देखो. A bag consists of 5 red balls and 4 white balls. Let A be the event that a red ball is drawn and B be the event that a white ball is drawn. Now a ball is drawn. The probability of event A, that is the red ball is drawn, is 5/9. अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, 5/9 है इवेंट A की प्रोबेबिलिटी, अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं है. Now another ball is drawn without putting the first ball back in. ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ये बॉल निकाली, देखा रेड है या वाइट है जो भी है, वापस डाल दो बैग में और अब फिर से एक नई बॉल निकालो. अब हम कह रहे हैं कि एक बॉल हम लोगों ने निकाल ली, अब इस बॉल को आप वापस मत डालो. अब इस बॉल को आप वापस मत डालो. सो इन टोटल अब कितनी बॉल्स हैं बैग में, 8 बॉल्स हैं. ठीक है, तो अब अगर हम एक बॉल ड्रॉ करेंगे तो व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/9? नो, अब हो जाएगी 4/8. अब हो जाएगी 4/8. ठीक है, अब व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8 क्योंकि बैग में 9 बॉल्स हैं ही नहीं, बैग में अब सिर्फ 8 बॉल्स हैं. ठीक है, हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, दैट इज अ व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, इज 4/8. लेकिन अगर हमने इसका उल्टा कर दिया, अब हमने सारी बॉल्स बैग में वापस डाल दी. ठीक है, अब हम लोगों ने सारी बॉल्स बैग में वापस डाल दी और अब पहले हम व्हाइट बॉल को निकाल रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/9 हो जाएगी. अब उसकी प्रोबेबिलिटी 4/9 हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अब तो बैग में 9 बॉल्स हैं. ठीक है, और अब उसके बाद जब हम रेड बॉल निकालेंगे बिना इस बॉल को वापस बैग में डालें तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/8 हो जाएगी. 5/8 हो जाएगी. तो हम लोग ये देख सकते हैं इसमें कि अगर आपने एक इवेंट कर दिया तो उसकी वजह से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर फर्क पड़ रहा है. ठीक है, एक इवेंट हम लोगों ने किया तो उसकी वजह से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो गई. अगर व्हाइट बॉल बाद में निकाल रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/8 है. अगर व्हाइट बॉल पहले निकाल रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/9 है. अगर रेड बॉल पहले निकाल रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/9 है. लेकिन अगर रेड बॉल बाद में निकाल रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/8 है. व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट पुटिंग द बॉल दैट वी ड्रू फर्स्ट back in the bag. ठीक. Now let's start with the experiment all over again. A bag consists of 5 red balls and 4 white balls. Let A be the event that a red ball is drawn and B be the event that a white ball is drawn. Now a ball is drawn. Probability of event B that a white ball is drawn is 4/9. Now another ball is drawn without putting the first ball back in. So in total there are 8 balls in the bag now. Hence the probability of event A that the red ball is drawn is 5/8. ठीक, we can see above that the probability of the events is getting affected because of happening of the other event. When red ball is drawn first, its probability was 5/9, but when it was drawn second, its probability became 5/8. Similarly, when white ball was drawn first, its probability was 4/9, but when it was drawn second, its probability became 4/8. Such events are known as dependent events. Such events are known as dependent events. ठीक है, तो अगर रूल्स अब ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं. ठीक है, अब ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं, रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. तो इनको आप लोग कर सकते हो. ठीक है, इनको आप लोग याद करोगे और याद करने के बाद इन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे. क्वेश्चन देखो सर. रुपेश इज नोन टू हिट अ टारगेट इन 5 out of 9 shots, whereas David is known to hit the same target in 6 out of 11 shots. मतलब अगर गोली रुपेश ने चलाई
अगर गोली रुपेश ने चलाई तो टारगेट हिट होगा या नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/9। 9 शॉट्स अगर वो लेगा तो मतलब 5 टाइम्स टारगेट हिट होगा, अदरवाइज टारगेट हिट नहीं होगा, राइट। तो रुपेश इज नोन टू हिट अ टारगेट इन 5 out of 9 शॉट्स का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी दैट रुपेश विल हिट द टारगेट इज 5/9। प्रोबेबिलिटी दैट रुपेश विल हिट द टारगेट इज 5/9, ठीक। Whereas David is known to hit the same target in 6 out of 11 shots. तो डेविड अगर मारेगा, डेविड ने अगर गोली चलाई तो टारगेट हिट होगा या नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 6/11, ठीक है। डेविड ने गोली चलाई तो टारगेट हिट होगा या नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 6/11, ठीक। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई। अच्छा, ये अब टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कह रहा है कि दोनों ने गोली चलाई, रुपेश ने भी चलाई, डेविड ने भी चलाई, ठीक है। टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या इसने ये पूछा है कि रुपेश से ही टारगेट हिट होना चाहिए? नहीं। क्या इसने ये पूछा है कि डेविड से टारगेट हिट होना चाहिए? नहीं। ये कह रहा है टारगेट हिट करवा दो बस, चाहे रुपेश से चाहे डेविड से, आइदर बाय रुपेश और बाय डेविड। आइदर और आ गया मतलब यूनियन पूछ रहा है, ठीक है। ये पूछ रहा है टारगेट हिट करवा दो बस, या तो रुपेश से हिट करवा दो या तो डेविड से हिट करवा दो, आइदर बाय डेविड और बाय रुपेश, ठीक है। तो आइदर और की प्रोबेबिलिटी जहां पर भी पूछता है मतलब ये यूनियन की बात कर रहा है। तो अगर हम ए को डिनोट करें इस इवेंट से कि रुपेश हिट्स द टारगेट और बी को डिनोट करें इस इवेंट से कि डेविड हिट्स द टारगेट, तो ये ए यूनियन बी पूछ रहा है, ठीक है। देखो, लेट ए बी द इवेंट दैट रुपेश हिट्स द टारगेट, लेट ए बी द इवेंट दैट रुपेश हिट्स द टारगेट, लेट बी बी द इवेंट दैट डेविड हिट्स द टारगेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 6/11, ठीक, ओके। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, क्योंकि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए तब तो हमारा काम बहुत आसान हो गया, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो, आज जॉब्स ओवर, ठीक है। अगर ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए तो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन अगर ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए तो पी ए यूनियन बी विल बी गिवन बाय पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो आओ देखते हैं क्या ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या ऐसा है कि अगर रुपेश ने गोली चला के मारी, क्या ऐसा है कि अगर रुपेश ने गोली चला के टारगेट को हिट किया तो डेविड से टारगेट हिट हो ही नहीं सकता? क्या ऐसा है? नहीं। रुपेश का अपना अलग है, डेविड का अपना अलग है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि रुपेश ने गोली मारी और डेविड ने गोली मारी, दोनों का ही टारगेट हिट हो गया, ऐसा भी हो सकता है, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर या तो रुपेश का होगा या तो डेविड का होगा, दोनों का साथ में नहीं हो सकता, दोनों के साथ में भी हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। एक ट्राई रुपेश ने किया, रुपेश की गोली टारगेट पे लग गई, फिर डेविड ने किया, डेविड की भी गोली टारगेट पे लग गई, ठीक है। दोनों को साथ खड़ा करा दिया, दोनों को अलग अलग सेम टारगेट्स दे दिए, दोनों को अलग अलग सेम टारगेट्स दे दिए, दोनों ने एक साथ गोली चलाई, दोनों की टारगेट में हिट कर गई, दोनों की गोली टारगेट में हिट कर गई। तो दीज इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऐसा नहीं है कि अगर रुपेश ने मारा तो डेविड नहीं मार सकता, डेविड ने मारा तो रुपेश नहीं मार सकता, ठीक है। दोनों ने अगर साथ में गोली चलाई तो दोनों का टारगेट साथ में भी हिट हो सकता है। दीज टू इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ओके। अब अगर ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, ठीक है। a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, ठीक, ओके। हमारे पास पी ए है, पी बी है, क्या हमारे पास कहीं पर भी पी ए इंटरसेक्शन बी है? हमारे पास कहीं पर भी पी ए इंटरसेक्शन बी तो दी नहीं है। अब तो पहले इसको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? यहां पे हमें देखना होगा कि सर ये इवेंट्स डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। यहां हमें देखना होगा कि इवेंट्स डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। अब आप एक बात बताओ, रुपेश ने पहले गोली चलाई, क्या इससे डेविड पे कोई फर्क पड़ेगा? डेविड की प्रोबेबिलिटी तो अभी भी 6/11 ही रहेगी, ठीक। या पहले डेविड ने चला दी, क्या इससे रुपेश पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, रुपेश की प्रोबेबिलिटी अभी भी 5/9 रहेगी, ठीक है। मतलब पहले रुपेश गोली चलाए
या पहले डेविड गोली चलाए, इससे इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर इससे इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और सर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए यहां पर कुछ रूल्स दिए हुए हैं ऊपर, ये देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए यहां पर रूल्स दिए हुए हैं, जिनमें पहला ही रूल है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकलता है PA इंटू PB से। ठीक है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकलता है PA इंटू PB। ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। हमारे पास PA भी है, PB भी है। इसको यूज करके हम PA इंटरसेक्शन B निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंस बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ठीक, तो A इंटरसेक्शन B आ गया। अब हमारे पास सारी सामग्री है, PA, PB और PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब आप PA यूनियन B बहुत आराम से निकाल सकते हो। Now the probability that the target would be hit by at least one of them is given by P of A union B. We know that P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Therefore P of A union B ये निकल आया 0.80 आ गई probability। ठीक है, तो एक wholesome approach to a question किस तरह से करना है समझ में आ रहा है। ठीक है, पहला स्टेप तो आप देखो कि पूछा क्या है, फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड अरेंज द डेटा इन अ परसीवेबल इन अ कंसीवेबल मैनर। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन यूनियन है या इंटरसेक्शन है, ये समझने की जरूरत थी। इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा, तब समझ में आया कि ये कह रहा है कि टारगेट हिट होगा या नहीं होगा, ये बता दो बस। ठीक है, एटलीस्ट किसी भी एक से टारगेट हिट हो जाए, एटलीस्ट वन की बात आ गई तो यूनियन है। यूनियन है तो फिर हमने देखा कि अच्छा PA ये है, PB ये है। ठीक, फिर देखा कि ये एक्सक्लूसिव तो नहीं है, तो पता लगा एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर एक्सक्लूसिव होते तो इंटरसेक्शन निकालने का बड़ा सिंपल तरीका, अगर एक्सक्लूसिव होते तब तो यूनियन बहुत आराम से निकल आता PA प्लस PB करके, लेकिन ये क्योंकि एक्सक्लूसिव नहीं है इसलिए PA इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा। A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए देखा क्या ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, हाँ ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट थे, तो PA इंटरसेक्शन B निकल जाएगा PA इंटू PB से। अब PA PB PA इंटरसेक्शन B है, तो अब हम PA यूनियन भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब वापस इस पे आ जाओ जहां पर ये रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट दिया हुआ है। ठीक है, वापस इन रूल्स पे और रूल नंबर 2 देखो। रूल नंबर 2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन दैट इवेंट B हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, आप किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, आपके पास मतलब ऐसा है कि एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इवेंट A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवेंट B ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद मतलब पहले इवेंट B हो गया, इवेंट B हो गया, अब इवेंट A होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दैट इज गिवन बाय P ऑफ A बाई B, और इसका फॉर्मूला ये होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B होल अपॉन P ऑफ B। ठीक है, एक इवेंट हो चुका, उसके बाद आप दूसरा इवेंट कर रहे हो, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, P ऑफ A बाई B से। ठीक है, वेयर B इज द इवेंट दैट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड एंड यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाता है P ऑफ A बाई B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B गिवन दैट इवेंट A हैज ऑलरेडी अकर्ड इज गिवन बाय B बाई A, और इसका फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, ऊपर वही B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B रहेगा और नीचे डिनोमिनेटर में P ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी कुछ दिया हुआ है कि P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई B, मतलब A कॉम्प्लीमेंट बाई B, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट the probability that there is a complement of event A given that event B has already occurred, तो वो इस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे फॉर्मूले हैं, इनको पढ़ के डायरेक्ट एप्लीकेशन आती है क्वेश्चंस की, उसको आप लोग कर सकते हो। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 ये देखो। इन अ ग्रुप ऑफ 20 मेल्स एंड 15 फीमेल्स, ठीक है 20 मेल्स 15 फीमेल्स, टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हो गए हमारे पास, 20 प्लस 15 इज 35। ठीक है, तो हमारे जो सैंपल स्पेस है उसमें 35 लोग हैं। सबसे पहले यहां पर लिख दिया वी हैव कार्डिनल नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस इज 35। ठीक, तो इन अ ग्रुप ऑफ 20 मेल्स एंड 15 फीमेल्स, 12 मेल्स एंड 8 फीमेल्स आर सर्विस होल्डर्स। ठीक, what is the probability that a person selected at random from the group is a service holder given that the selected person is a male। ठीक है, given that selected person is a male। अच्छा, अब आप इसमें से कोई भी इंसान अगर रैंडमली पिक करोगे
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वो इंसान सर्विस होल्डर होगा, वो इंसान सर्विस होल्डर होगा गिवन दैट सिलेक्टेड पर्सन इज अ मेल। ठीक है, मेल है या नहीं है ये नहीं पूछ रहा है वो, ये तो कह रहा है कि मेल तो है ही, मतलब एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है और वो इवेंट है कि वो जो बंदा, जो भी पर्सन आपने रैंडमली सेलेक्ट किया वो मेल है, ये इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है। ठीक है, अब ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब इसमें से बता दो कि वो सर्विस होल्डर है या नहीं है। ठीक है, इसमें से बता दो कि वो सर्विस होल्डर है या नहीं है। तो देखो कैसे किया है इसको, लेट ए बी द इवेंट दैट अ पर्सन इज सर्विस होल्डर। ठीक है, ए हम लोग बोलेंगे कि ठीक है सर्विस होल्डर वाली आपने प्रोबेबिलिटी पूछी है, क्वेश्चन ने जो पूछा है उसको तो ए ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेट ए बी द इवेंट दैट अ पर्सन इज सर्विस होल्डर और गिवन दैट द पर्सन इज अ मेल, मतलब ये वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो लेट बी बी द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज मेल। ठीक है, लेट बी बी द इवेंट दैट द पर्सन इज मेल, लेट बी बी द इवेंट दैट द पर्सन इज मेल। ठीक है, अब आप देखो सर्विस होल्डर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, सर्विस होल्डर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 12 मेल्स एंड 8 फीमेल्स आर सर्विस होल्डर्स, मतलब कितने 20 पीपल आर सर्विस होल्डर्स। ठीक है, और टोटल पीपल हमारे पास कितने हैं 35, तो 20/35 हमारी प्रोबेबिलिटी निकलेगी सर्विस होल्डर की। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है जो एक क्लास 10th का बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 35 लोग हैं जिनमें से 20 ऐसे हैं जो कि सर्विस होल्डर हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर आप उसमें से एक बंदे को सेलेक्ट करोगे तो वो सर्विस होल्डर होगा या नहीं होगा, 20/35, एकदम बेसिक प्रोबेबिलिटी। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सेलेक्टेड पर्सन मेल होगा या नहीं होगा, मेल होने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल कितने हैं 35 लोग हैं, टोटल 35 पीपल हैं, उनमें से 20 मेल्स हैं, तो 20/35 इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड पर्सन विल बी अ मेल। ठीक है, एकदम बेसिक प्रोबेबिलिटी है ये, कुछ नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्सन विल बी अ सर्विस होल्डर इज 20/35 एंड प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्सन विल बी अ मेल इज 20/35। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज अ सर्विस होल्डर गिवन दैट द सिलेक्टेड पर्सन इज अ मेल। ठीक है, तो मतलब अब हमें निकालना है P of A by B, अब हमें निकालना है P of A by B, क्योंकि A है सर्विस होल्डर और B है मेल, B वाला इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है। क्वेश्चन के हिसाब से इंसान जो सेलेक्ट किया वो आदमी है, औरत नहीं है। ठीक है, वो मेल है, फीमेल नहीं है, तो ये वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, इवेंट B हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब उसके बाद इवेंट A की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, उसके बाद ये इवेंट A की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो वी हैव टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन दैट इवेंट B हैज ऑलरेडी अकर्ड, therefore we have to find the probability of A by B। उसका फॉर्मूला ये होता है P of A intersection B upon P of B। ठीक है, P of A intersection B कैसे निकलता है, कार्डिनल नंबर ऑफ A intersection B upon कार्डिनल नंबर ऑफ द यूनिवर्सल सेट सैंपल स्पेस। तो मेल सर्विस होल्डर्स कितने हैं हमारे पास, वही तो होगा। A इंटरसेक्शन B कैसे निकलेगा, A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब हुआ कि बंदा मेल भी है और बंदा सर्विस होल्डर भी है। ठीक है, A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब हुआ कि बंदा सर्विस होल्डर भी है और बंदा मेल भी है, तो वो ये है, देखो 12 मेल्स आर सर्विस होल्डर्स, 12 मेल्स आर सर्विस होल्डर्स, मतलब A इंटरसेक्शन B निकल आया 12। ठीक है, A इंटरसेक्शन B का मतलब हुआ जो सर्विस होल्डर भी है और जो मेल भी है, तो यहां पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 12 मेल्स आर सर्विस होल्डर्स, मतलब A इंटरसेक्शन B निकल के आया 12। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकल आएगी, कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B 12, तो प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई 12/35। ठीक है, 12/35। अब आप इसमें बहुत आराम से निकाल सकते हो P of A by B, P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B, तो आप ये फिगर्स पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी है, इसका एक शॉर्टकट भी है, देखो शॉर्टकट क्या है। क्वेश्चन कह रहा है what is the probability that a person selected at random from the group is a service holder given that the person is male। टोटल सर्विस होल्डर्स कितने हैं हमारे पास 20, टोटल सर्विस होल्डर्स कितने हैं हमारे पास 20, टोटल मेल्स कितने हैं हमारे पास 12, तो मेल सर्विस होल्डर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 12/20, सिंपल 12/20। यहां पर ये बड़ा सा करने के बाद भी 12/20 आया और ये जो हम छोटा सा कर रहे हैं उसके बाद भी 12/20 आया। तो सर आपने ये बड़ा वाला मेथड क्यों पढ़ाया,
पहले ही छोटा वाला कर देते। ये सर बड़ा वाला मेथड इसलिए पढ़ा है क्योंकि हर क्वेश्चन हो सकता है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, ठीक है। हो सकता है हर क्वेश्चन में ये सारी चीजें ना दी हुई हो, ठीक है। हो सकता है कई बार वो आपसे बोल दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालो, जैसे यहां पर है ये वाला क्वेश्चन, अगर आप लोग देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इन कनेक्शन विद रैंडम एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट पी ए इज 2/3, पी बी इज 3/5, पी ए यूनियन बी इज 5/6, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पहले ही पूछ लिया इसने पी ए बाई बी, तो पी ए बाई बी भी तो आपको निकालना तो आना ही चाहिए ना, पी ए बाई बी आपको निकालना आना चाहिए, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, बाकी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर क्लास में नहीं कराने वाला हूँ, इसको आप लोग अपने आप से कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उसका जो सॉल्यूशन है वो आप लोग देख सकते हो। मैंने जो जो समझा रहा हूँ वर्ड टू वर्ड वही सारा सॉल्यूशन मैंने लिख के दिया हुआ है, ठीक है। जो भी समझा रहा हूँ वर्ड टू वर्ड वही लिख के दिया हुआ है, तो बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, समझा दिया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के एप्लीकेशन को किस तरह से आप लोग यूज कर सकते हो। अब आप बाकी क्वेश्चंस अपने आप से कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सर। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आओ इसको बुक से ही पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। A random variable or a stochastic variable is a function defined on a sample space associated with a random experiment, ठीक है। random variable is denoted by a capital letter। इसमें कुछ खास समझ में आया नहीं है, नीचे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल से समझ में आया कि random variable होता क्या है। Consider this example: a coin is tossed 3 times and we assign x to denote the number of heads, ठीक। वी असाइन x टू डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स। जितने हेड्स आएंगे उतनी ज्यादा x की वैल्यू होगी। हमने एक सिक्का 3 बार उछाला, अगर 3 हेड्स आए तो x की वैल्यू 3, ठीक है। अगर 2 टाइम्स हेड्स आया तो x की वैल्यू 2, अगर 1 टाइम हेड आया तो x की वैल्यू 1, अगर हेड्स नहीं आया, तीनों बार टेल्स आया तो x की वैल्यू 0। हियर x इज नोन एज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो हेड्स को हमने x को असाइन कर दिया, x को ही बोलते हैं हम लोग रैंडम वेरिएबल। हियर द सैंपल स्पेस इज दिस HHT, ये पूरा मतलब 2 raised to the power 3, 8 एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस के, ठीक है। 8 कंपोनेंट्स होंगे सैंपल स्पेस के, ये पूरी सैंपल स्पेस मैंने यहाँ पर उठा ली है। अब इसका ये जो एक एक एलिमेंट है ना, ये HHH या HHT या HTH या HTT, हर एक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं सैंपल पॉइंट। हर एक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं सैंपल पॉइंट, और एक एक सैंपल पॉइंट में देखो कि x की वैल्यू क्या है। मतलब अगर हम पहला सैंपल पॉइंट उठाएं तो पहला सैंपल पॉइंट क्या है, HHH, इसमें x की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। बिकॉज x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। तो पहला जो सैंपल पॉइंट है हमारा HHH, इसमें x की वैल्यू 3 है। अगर हम दूसरा सैंपल पॉइंट देखें HHT, तो इसमें x की वैल्यू 2 है बिकॉज वी हैव 2 हेड्स। अगर हम तीसरा देखें HTH, तो इसमें x की वैल्यू 2 है, अगेन बिकॉज देयर आर 2 हेड्स, ठीक। देखो, each element in the sample space is known as a sample point. For example, in the above sample space, HHH is a sample point, HHT is a sample point, and so on. Now, looking at each of the sample points, we can determine the value of our random variable x. In the sample point HHH, the value of the random variable x is 3, as there are 3 heads. In the sample point HHT, the value of the random variable x is 2, as there are 2 heads. In the sample point HTH, the value of the random variable x is 2, as there are 2 heads. In the sample point HTT, the value of the random variable x is 1, as there is 1 head. In the sample point TTT, the value of the random variable x is 0, as there are no heads, and so on. ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन वी हैव सैंपल पॉइंट्स हमारे पास HHH हैं, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH और TTT, ठीक है। तो x की वैल्यूज इस हिसाब से आ गई 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 0, ठीक है। ये x की वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक हो सकती है। x की वैल्यू एक बार 3 होगी, एक बार 0 होगी। x की वैल्यू 1 कितनी बार आ रही है, 1, 2, 3। x की वैल्यू 2 कितनी बार आ रही है, 1, 2 और 3, ठीक है। देखो, नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x विल बी 3, वैल्यू 3, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। देखो टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो x के जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो 8 है,
ठीक है, और x या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या फिर 3 होगा। ठीक है, तो x के 8 आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो x का आउटकम 3 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8, ओ सॉरी 1/8। क्यों? बिकॉज 3 इज अकरिंग ओनली वन टाइम। x की जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें से 3 तो एक ही बार हो रहा है ना, तो x के प्रोबेबिलिटी की इसकी वैल्यू 3 होगी, वो है 1/8। ठीक है, अच्छा, द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x विल बी 2 इज 3/8। देखो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। ठीक है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। तो आउट ऑफ 8 टाइम्स x इज अज्यूमिंग द वैल्यू 2 3 टाइम्स। ठीक है, टोटल 8 में से x की वैल्यू 3 बार 2 हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी 2 इज 3/8। ठीक है, आई होप अब समझ में आ रहा है आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी 0 इज 1/8। probability that the value of x will be 0 is 1/8. Probability that the value of x will be 1 is again 3/8. 3/8. Probability that the value of x will be 2 is 3/8. 1, 2 और ये 3. Probability that the value of x will be 3 is 1/8. ठीक है, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने ये बना रखा है। ठीक है, x की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। x की वैल्यू 0 होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। x की वैल्यू 1 होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है। x की प्रोबेबिलिटी 2 होगी, x की वैल्यू 2 होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है। और x की वैल्यू 3 होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। इन सारी प्रोबेबिलिटीज का अगर आप सम टोटल करते हो तो आंसर आएगा 1, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो दिस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज इज नोन एज इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। इसमें ऑनेस्टली समझाने का कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों की लिस्ट है, फॉर्मूले आपको याद करने हैं, क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल किस तरह से दिया जाता है। रैंडम वेरिएबल हम लोग समझ चुके हैं, रैंडम वेरिएबल होता है x। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहला देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ये जो अजीब सा यू है, आप लोग में से जिन लोगों ने यू टॉरेंट यूज़ किया हुआ है वो लोग सोचोगे अरे ये तो यू टॉरेंट में देखा था। हाँ, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो ग्रीक अल्फ़ाबेट है, इसको बोला जाता है म्यू, MU, म्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय समेशन ऑफ PI xi। p क्या है, प्रोबेबिलिटी है, और x जो है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो मतलब अगर इसकी हम लोगों को एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो दिस ये 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8 प्लस 3 × 1/8 वो आएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, x × p, ये देख रहे हो आप, PI xi मतलब प्रोबेबिलिटी और x इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका फिर जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसका सबका सम टोटल कर दो। ठीक है, तो उससे एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी रैंडम वेरिएबल की। इसमें पॉइंट 4 देखो, वेरिएंस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर कैसे निकलती है, पॉइंट नंबर 2 देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज गिवन बाय समेशन ऑफ PI × xi का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें क्वेश्चंस में ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इसको। स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉइंट नंबर 5 देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस हम लोग इस तरह से निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, आज एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये वैसे ही हो गया जैसे अभी हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, एक कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया। ठीक, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स एंड ऑल्सो इट्स स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स, तो जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो नंबर ऑफ हेड्स डिनोट करेगा।
ठीक है। जो आपका रैंडम वेरिएबल x होगा वो नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट करेगा, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 में से कुछ भी हो सकती है, ये सब हम लोग यहां पर देख चुके हैं कायदे से। ये देखो इस वाले टॉपिक में हम लोगों ने यही वाली चीज़ की थी कि आपने एक अनबायस्ड कॉइन को 3 टाइम्स उछाला और तीनों बार हेड निकालने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, तो x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है। प्रोबेबिलिटीज इनकी यहाँ पर आ सकती हैं इस तरह से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आप लोग भूल गए हो तो एक बार उसको, इस वीडियो को दोबारा देख लो, नहीं तो इस टॉपिक को बस यहाँ पर बुक से पढ़ लो, ठीक है। तो let the number of heads be denoted by random variable x, therefore probability distribution of x is given below. Probability that x की वैल्यू 0 होगी तो वो होगी 1/8, क्योंकि सिर्फ एक ही बार ऐसा हो सकता है कि तीनों बार टेल्स आ गया। Probability that x की वैल्यू 1 होगी उसकी probability 3/8 है, ठीक है। इस तरह से probabilities दी हुई हैं। अब expected value of x is given by mu एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, मतलब 1/8 इंटू 0 ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस 1 इंटू 3/8, तो 3/8 इंटू 1 ये रहा, प्लस 3/8 इंटू 2, 3/8 इंटू 2 ये रहा, 1/8 इंटू 3, 1/8 इंटू 3 ये रहा। एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 1.50, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी आई 1.50, राइट। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो उसके लिए पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए पहले आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा। वेरिएंस इस तरह से आता है, वेरिएंस इस तरह से आता है, वेरिएंस का ये फॉर्मूला है। वेरिएंस किस तरह से निकलता है, e ऑफ x माइनस यू होल स्क्वायर, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। म्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1.50, तो इसका स्क्वायर तो निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमें निकालनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकलती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। तो पहले तो हम लोगों को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालनी पड़ेगी, उसके लिए हमने ये टेबल बनाई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, ठीक है। तो उसी को मैंने डेसिमल के फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, ठीक। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, इसका स्क्वायर करना है, अरे ठीक है, इसका स्क्वायर करना है तो 0, 1, 4, 9, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है पी आई एक्स आई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, इसका टोटल 3 ये आ जाएगा। उसके बाद आप वेरिएंस बहुत आराम से निकाल सकते हो, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, वेरिएंस निकल आएगा। ई एक्स स्क्वायर ये जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 3i, तो यहाँ पर आपने 3 रख दिया, माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू की वैल्यू 1.5 है तो 1.5 का स्क्वायर, तो 0.75 आ गई आपकी वेरिएंस, 0.75 आ गई आपकी वेरिएंस। इसका स्क्वायर रूट ले लो तो ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है 0.87, ठीक है। तो अगेन आप लोग देख सकते हो इसमें मेरे समझाने लायक कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज है। फॉर्मूले आपको याद करने और क्वेश्चंस आपसे बहुत आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन 23, अ रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन साफ साफ दिया हुआ है x और p दोनों का, ठीक है। फाइंड e ऑफ x माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ई एक्स क्या होता है, ये तो वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब म्यू। तो बेसिकली ये पूछ रहा क्या है, e ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, e ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट द वेरिएंस, ठीक है। अगर आप लोग ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाली लिस्ट पे आओ वापस आओ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाली लिस्ट पे आओ, तो देखो वेरिएंस का ये तो फॉर्मूला है e ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द वेरिएंस, ठीक है। e ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द वेरिएंस। तो इस क्वेश्चन ने पहले हम लोगों से वेरिएंस पूछी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो ऑब्टेन v ऑफ 3x माइनस 4। अब यहां पर ये जो छोटा सा v है इसका मतलब वेरिएंस है, ठीक है, इसका मतलब है वेरिएंस। तो अब ये x की तो वेरिएंस पूछ लिया है इसने यहां पर हमसे x की तो वेरिएंस पूछ ही ली है। अब ये कह रहे हैं 3x माइनस 4 का भी वेरिएंस निकालो, ठीक है। 3x माइनस 4 का भी वेरिएंस निकालने के लिए क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, तो ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें म्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें म्यू निकालना है क्योंकि इस ex को सॉल्व करना होगा। तो टू कैलकुलेट e ऑफ x माइनस ई एक्स होल स्क्वायर वी फर्स्ट नीड टू कैलकुलेट ex, जो कि समेशन ऑफ पी आई एक्स आई से आता है।
तो आपने उसको कैलकुलेट कर लिया, x और p दोनों दिया हुआ है, तो 4 इंटू 0.15 प्लस 5 इंटू 0.20 प्लस 7 इंटू 0.40 प्लस 8 इंटू 0.15 प्लस 10 इंटू 0.10 करके आपका 6.60 आपका मीन आ गया। ठीक है, 6.60 आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। अब e minus now e of x minus e of x whole square is nothing but e of x minus mu whole square which is the variance of x। तो आपको वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस आपने निकाल लिया, वेरिएंस आ गया आपका 3.04। ठीक है, अब आपको वेरिएंस निकालना है 3x माइनस 4 का। अब आपको वेरिएंस निकालना है 3x माइनस 4 का, तो हम 3x माइनस 4 को y मान लेते हैं, हम 3x माइनस 4 को y मान लेते हैं। और अब वापस एक बार ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाली लिस्ट पे आओ और इसके पॉइंट 8 पे आओ। ये देखो, ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाली लिस्ट है इसके पॉइंट नंबर 8 पे आओ। पॉइंट 8 क्या कह रहा है? इफ a एंड b आर टू कॉन्स्टेंट्स रिलेटेड विथ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y as y is equal to a plus bx, then variance of y is given by sigma y whole square। ठीक है, सिग्मा y होगा, वेरिएंस ऑफ y क्या होगा? सिग्मा y होल स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ b इंटू सिग्मा ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ b इंटू सिग्मा x का होल स्क्वायर, b यहां से आएगा। ठीक है, तो अब वापस क्वेश्चन पे आओ, तो ये 3x माइनस 4 को मैंने y माना है। ठीक है, मैंने 3x माइनस 4 को y माना है, तो मैंने ये लिखा है लेट 3x माइनस 4 बी y। ठीक है, therefore y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, तो मतलब y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3x। मैंने ऐसा क्यों किया? टर्म्स को रीअरेंज करके मैंने इसको, टर्म्स को रीअरेंज करके मैंने इस वाली चीज को इस फॉर्मेट में लाया हूं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, मैंने टर्म्स को रीअरेंज किया, ये था y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। मैंने सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज किया है जिससे ये जो है वो हमारे इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाए, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो अभी आ गया y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3x, मतलब a क्या है? माइनस 4 और b क्या है? 3। ठीक है, वी नो that if a and b are two constants related with the two random variables x and y as y is equal to a plus bx, then the standard deviation of y is given by this। ठीक है, therefore variance is given by this, right? in this equation y is equal to, अरे गड़बड़ हो गया, माइनस 4 होगा ये। ठीक है, y is equal to माइनस 4 प्लस 3x। ठीक है, y is equal to माइनस 4 प्लस 3x। इन दिस इक्वेशन y is equal to माइनस 4 प्लस 3x, मतलब a is equal to माइनस 4 एंड b is equal to 3। ठीक है, और अगर b की वैल्यू आ गई तो आप सिग्मा y स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो, वेरिएंस ऑफ y बहुत आराम से निकाल सकते हो, वैल्यूज को पुट करके आपका आंसर आ जाएगा।